Hello, this is your Roshan sir, and today we'll talk about the business study chapter 2. And today's topic is scientific techniques of F.W. Taylor. It is the second part of this topic. Actually, we have already talked about the two techniques of F.W. Taylor, and in this video, we will talk about the next three techniques of the Taylor. Okay, let's go on the topic. The third technique, that is work study. Work study, that means it ensures maximum production at minimum cost and getting 100% best एंड गेटिंग बेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी फैक्टर। यानी कहने का मतलब ये है कि मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन प्राप्त करने और हर एक फैक्टर से उसका 100% कंट्रीब्यूशन प्राप्त करने के लिए ही वर्क स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ फैक्टर की बात हो रही है, तो फैक्टर क्या हो सकता है फैक्ट्री के लिए, यानी जो वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स हैं मेन, वो उसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, जो मशीनरी का यूज़ हो रहा है वो भी फैक्टर हो जाएगा, जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है वो सब भी फैक्टर हो जाएगा। तो हर एक चीज़ का बेस्ट कंट्रीब्यूशन प्राप्त करने के लिए और मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए ही वर्क स्टडी किया जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट आता है फटीग स्टडी। फटीग का मतलब होता है थकावट, यानी थकान। अब इंसान है, काम करेगा तो जाहिर सी बात है थकेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके अंतर्गत 3 पॉइंट और दे रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल और द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल। यानी फटीग स्टडी क्यों की जाती है, तो ये 3 चीज़ों को फाइंड करने के लिए फटीग स्टडी की जाती है। तो 3 चीज़ें क्या है, रेस्ट इंटरवल्स है, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल और नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल। ठीक है, तो ये पता कैसे चलेगा, तो ये पता चलेगा जब जो मैनेजर वगैरह होंगे वहाँ पे वो बार बार उसको स्टडी करेंगे। यानी किसी को काम दिए हैं तो वहाँ पे वो वॉच करेंगे, उनको वेट एंड वॉच करेंगे कि कितना देर वो कंटिन्यूसली काम कर पा रहा है वो पर्सन। ठीक है, तो उसी के आधार पे वो लोग ऑब्ज़र्व करेंगे कि उस कितना देर काम करने के बाद वो थक रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली कोई भी काम करेगा तो जाहिर सी बात है थकेगा ही। तो थकेगा तो उसका काम करने का स्पीड जो होगा कम होगा। जैसे सपोज़ दैट कोई बंदा 2 घंटा कंटिन्यू काम कर रहा है। ठीक है, 2 घंटा काम करने के बाद वो थक जा रहा है, तो हम उसको 2 घंटा काम करने के बाद 15 मिनट्स का क्या देंगे, रेस्ट दे देंगे। 15 मिनट्स रेस्ट कर ले, फिर आए, फिर 2 घंटा काम करे। ठीक है, यानी हम देखेंगे 2 घंटा काम करने के बाद वो थक रहा है तो उसको 15 मिनट की रेस्ट की आवश्यकता हो रही है। फिर 15 मिनट अगर वो रेस्ट कर ले रहा है तो फिर से वो एनर्जेटिक होकर के काम पे आ जा रहा है और फिर वो कंटिन्यू अपना काम करने लग रहा है। अगर सपोज दैट 8 आवर्स वो काम कर रहा है दिन में, टोटल 8 घंटे काम कर रहा है, तो उसको जो शिफ्ट होगा वो 4 शिफ्ट में ये कंप्लीट करेगा। टोटल 4 शिफ्ट में कंप्लीट करेगा ना, 2-2 घंटा करके। और फिर उसको अगर हम रेस्ट देंगे 15-15 मिनट का, तो यहाँ पे जो रेस्ट का ये होगा ड्यूरेशन वो 15 मिनट का हो जाएगा और नंबर ऑफ़ रेस्ट इंटरवल वो हो जाएगा 4। ये नंबर ऑफ़ रेस्ट इंटरवल 4 आए समझ में। ये तीनों चीज़, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, तो ये ड्यूरेशन हो जाएगा तुम्हारा 15 मिनट्स का, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2 आवर का। ठीक है, और नंबर ऑफ़ रेस्ट इंटरवल टोटल 4 आए समझ में। तो ये चीज़ है फटीग स्टडी। ये इसलिए किया जाता है ताकि अगर कोई पर्सन काम कर रहा है कंटिन्यूसली तो वो थके तो थोड़ा देर वो रेस्ट करे, फिर पूरे एनर्जी के साथ अपना काम स्टार्ट करे। तो ये था फटीग स्टडी। आगे चलते हैं सेकंड। इसके बाद है मेथड स्टडी। मेथड यानी काम करने का तरीका। ठीक है, तो मेथड स्टडी क्यों ज़रूरी है, द मेथड स्टडी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ कंडक्टेड टू फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड और वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब विच कीप्स द प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम एंड मेक्स मैक्सिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी मेथड स्टडी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काम करने का बहुत सारा तरीका होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से काम करते हैं, तो हम उन सब में से एक बेस्ट मेथड को चुनेंगे
ऑब्ज़र्व करके कि बेस्ट मेथड कौन सा है जिससे कि मिनिमम कॉस्ट पे हमारा प्रोडक्शन मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके, रिसोर्सेज का यूज़ क्या हो, मैक्सिमम हो, वेस्टेज कम हो, ठीक है, सामान बर्बाद ना हो लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो कम समय में, इसलिए मेथड स्टडी ज़रूरी है। आगे देखो क्या है, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी यानी द टेक्निक ऑफ टाइम स्टडी इज़ कंडक्टेड टू डिटरमाइन और द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी आर द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स। टाइम स्टडी इसलिए ज़रूरी है कि टाइम फिक्स करने के लिए, कोई भी काम का जब हम अध्ययन करेंगे तो देखेंगे किसी काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, तो इसके लिए भी हमको वॉच करना पड़ेगा। सपोज दैट कहीं कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसको हम देखेंगे वो काम कितने देर में कंप्लीट कर रहा है। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो सपोज दैट शू मेकर की ही बात कर लो, कोई 30 मिनट्स में शू बना रहा है, एक शू बनाने में उसको 30 मिनट्स का टाइम लग रहा है, तो अगर वो दिन भर में सपोज दैट कोई शू मेकर है, ठीक है, तो 30 मिनट्स में एक शू वो बना रहा है, ठीक है, एक शूज़ बना रहा है, तो दिन भर अगर काम करेगा तो सपोज दैट अगर 8 घंटा काम करता है तो 8 घंटे में हम उसको 15 मिनट्स का इंटरवल दे देंगे, तो 7 ही घंटा, मानो 7 घंटा काम किया, तो 7 घंटे में एक शू बना रहा है 30 मिनट में, तो 7 घंटे में कितना बनेगा, 14 शूज़ बनाएगा ना टोटल। हाँ, तो ये हमको तो पता चल गया कि एक दिन काम कर रहा है तो टोटल 14 शूज़ बना रहा है, वो 14 शूज़ बना रहा है। अब हम इसी के हिसाब से उसको हम टारगेट दे सकते हैं कि हाँ, कि अगर सपोज दैट 100 शूज़ का दे दे तो 100 शूज़ वो कितने दिन में बनाएगा, या 28 शूज़ ही दे दे तो 28 शूज़ कितने दिन में बनाएगा, तो 2 दिन में बनाएगा, क्योंकि एक दिन में 14 बना रहा है तो 2 दिन में 28 बना देगा। तो इसलिए टाइम स्टडी किया जाता है ताकि अगर हम उसको टारगेट भी दें तो वो अचीव कर ले उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, अगर वो काम करे तो, ठीक है। आगे चलो देखते हैं क्या दिया है। डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ़ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, और अगर हम टाइम स्टडी कर लेंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि कितने वर्कर्स हमें चाहिए किसी जॉब को कंप्लीट करने के लिए, अगर टारगेट मिला तो। कैटेगराइजिंग द वर्कर्स इन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट कैटेगरीज, और इसमें हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि इसको कैटेगराइज भी कर सकते हैं, क्योंकि सबके काम करने का जो स्पीड होता है सेम नहीं होता, कुछ बंदे स्पीडली काम करते हैं, कुछ बंदे स्पीडली काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम कैटेगराइज भी कर सकते हैं उसको। तो कैटेगराइज करने से क्या फ़ायदा होगा, कैटेगराइज करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमको पता रहेगा कि फास्ट कौन काम कर रहा है और स्लो काम कौन कर रहा है, तो जिससे जल्दी काम निकलवाना हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें हम एक एग्ज़ाम्पल ऐड कर दें, एग्ज़ाम्पल तो मैंने दे ही दिया है शूज़ वाला, वही रख लेना, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्यों ज़रूरी है, मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। तो कोई काम करता है तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि वो कहीं कहीं ज़रूरत के हिसाब से मूवमेंट भी करता है और कहीं कहीं बिना ज़रूरत के मूवमेंट करता है। सपोज दैट यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देख लो, बता दे रहा हूँ मैं। सपोज दैट यहाँ पे एक मशीन है, एक कोई बंदा है वो उसको रिपेयर कर रहा है, ठीक है, और उसका टूल बॉक्स इधर रखा हुआ है, या मशीनरी का जो भी टूल्स वगैरह रहता है यहाँ रखा हुआ है। तो ये इसको बना रहा है और बनाने के दरमियान बार बार इसको टूल्स लेने के लिए यहाँ आना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये बार बार आएगा फिर जाएगा टूल्स लेने के लिए, तो क्या होगा, इसका टाइम बर्बाद होगा कि नहीं। अगर यही चीज़ टूल बॉक्स हम यहाँ इसके पास ही या फिर यहाँ इसके पास हम इसका टूल बॉक्स रख देते हैं तो ये आसानी से यहीं से लेकर के अपना इसको रिपेयरिंग करते रहता, ठीक है। तो ये होता है मोशन स्टडी, यानी मोशन स्टडी के तहत हम स्टडी करते हैं कि कितना बार वो मूवमेंट कर रहा है और कितना आवश्यक रूप से कर और कितना अनावश्यक रूप से,
ठीक है। तो इससे क्या होता है, अगर ये स्टडी करेंगे तो टाइम की बचत होगी और जो काम है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी काम। आगे देखो क्या कह रहा है। इसमें 3-4 ABCD करके पॉइंट दिया है। टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स व्हेन दे आर परफॉर्मिंग अ जॉब। अभी जो मैंने बताया कि जो मूवमेंट करते हैं टूल्स वगैरह चलाने के लिए, फिर किसी भी काम के लिए। टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। प्रोडक्टिव मूवमेंट यानी जो काम के लिए मूवमेंट कर रहे हैं, और अनप्रोडक्टिव यानी जो बिना काम के मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसमें हम अंतर कर सकते हैं। फॉर कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट, अगर हम ये स्टडी कर लेंगे तो उस अनप्रोडक्टिव मूवमेंट और वेस्टफुल मूवमेंट को हम कट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। यानी टूल बॉक्स पास में रख देंगे तो वो जो फालतू का आना जाना था वो टाइम बर्बाद नहीं होगा। टू डिज़ाइन सुटेबल इक्विपमेंट एंड टूल्स टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट वर्कर्स। ठीक है, यानी ये सब बेनिफिट है अगर हम मोशन स्टडी करेंगे तो ये सब कब होगा, जब हम उसको वॉच करेंगे। किसी एवरेज वर्कर को काम पे रखेंगे और उसको हम वॉच करेंगे, तब जाके ये सब कंप्लीट होगा। आगे देखो क्या कह रहा है। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, यानी अंतर करना पीस वेज सिस्टम है। इसमें क्या है कि इसके पहले वाले टेक्निक में मैंने बताया था कि जो एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वाला थे, मतलब जो काम को कैसे एफिशिएंट और इनएफिशिएंट करते हैं, यानी कोई स्पीडली काम करता है, कोई स्पीडली काम नहीं करता है, उसी की टाइप से है यहाँ पे उनके काम में। सपोज दैट अगर मान लो कि किसी को हम शूज़ वाला ही टॉपिक मान लो, अगर हम 10 रुपीज़ के हिसाब से उससे हम शूज़ बनवा रहे हैं, ठीक है, 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, एक यूनिट का हम बनवा रहे हैं उससे, ठीक है। चल ही नहीं रहा है सही से इस पर। एक यूनिट का 10 रुपीज़ के हिसाब से बनवा रहे हैं, और इसमें अगर मान लो कोई इफ़ेक्टिव पर्सन है, मतलब काम करने वाले एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, तो वो दिन भर में अगर 10 भी बना रहा है, 10 प्रोडक्शन कर रहा है, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, इसको 100 आराम से वो 100 रुपीज़ ले सकता है। और वही अगर कोई दिन भर में 10 नहीं बना रहा है, 8 ही बना रहा है, ठीक है, अगर वो 8 ही बना रहा है, 8 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है, कोई 8 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है, तो इसको हम 10 के हिसाब से नहीं देंगे। 10 तो हम बेस माने थे कि 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मिलेगा, लेकिन एक दिन में 10 तैयार करना है, ठीक है, टारगेट है एक दिन में 10 बनाने का, लेकिन ये 10 नहीं बना पा रहा है, ये 7 ही बना रहा है। मान लो ये 7 यूनिट बना रहा है, तो इसको हम 10 के जगह पे 8 के हिसाब से रेट देंगे, यानी 8 के हिसाब से देंगे, तो इसको 56 रुपीज़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा है, स्पीडली जितना टारगेट हमने सेट किया है वो टारगेट ये अचीव नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम इसको कम देंगे, और एक और कंडीशन है कि कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो फास्ट काम कर लेते हैं, ठीक है, तो जो फास्ट काम कर सकते हैं उनको बढ़ा के देंगे, इनको कम करके देंगे और उनको बढ़ा के देंगे। सपोज दैट अगर 10 का हम टारगेट रखें और 10 का टारगेट है, लेकिन 10 के जगह कोई हमको बना के दे रहा है, 12 बना के दे रहा है या 14 बना के दे रहा है, ठीक है, तो हम ऐसे बंदों को रेट भी बढ़ा के देंगे। 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से रेट लगाए थे, लेकिन हम इनको देंगे 12 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से हम इनको पे करेंगे। क्यों? क्योंकि ये टारगेट से ज़्यादा बनाए हैं, ठीक है, तो इनको 12 रुपये पर यूनिट के हिसाब से देंगे, और जो कम बना रहे हैं उनको हम कम रेट देंगे। तो जब हम ऐसा कंडीशन लगाएंगे तो इसमें जो कम प्राप्त करने वाले वर्कर्स हैं उनके दिमाग में ये चलेगा कि अगर हम और एफिशिएंटली काम करते हैं, अपना 100% कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो हम भी ज़्यादा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे भी वो लोग क्या करेंगे, अपना 100% कंट्रीब्यूशन देंगे और मन से काम करेंगे, तो ये टारगेट अचीव भी कर सकते हैं। एक बार अगर वो 10 वाले पे पहुंच जाएंगे, अगर 10 यूनिट वो कंप्लीट कर लेते हैं टोटल, तो फिर उनका टारगेट 12 यूनिट कंप्लीट करने का रहेगा पर डे का,
तो अगर 10 यूनिट करते हैं तो 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मिलेगा, अगर 12 यूनिट करते हैं तो 12 रुपये के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंस करके वेजेस दिया जाता है, ताकि अगर डिफरेंस रहेगा तो इफ़िशियंसी भी आएगी। नहीं तो जो ज़्यादा काम कर रहा है उसको भी वही अमाउंट देंगे और जो कम काम कर रहा है उसको भी वही अमाउंट देंगे, तो जो ज़्यादा काम कर रहा है वो भी सोचेगा कि हटाओ, हम क्यों ज़्यादा करें, हम भी कम ही करते हैं। ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल भी दिया है उसी टाइप का, यहाँ पे आप देख लेना। तो ये सब चीज़ों को दूर करने के लिए पीस वेज सिस्टम लगाया जाना चाहिए, टेलर का मानना है, और ये अच्छा भी है। आगे है मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन यानी द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल रिवोल्यूशन आर चेंज इन मेंटल एटीट्यूड्स ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर, cooperation between workers and management, and ruling out feeling of suspicion or prejudice from the minds of workers and management to adopt a systematic thinking। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लो। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब होता है, इसके पहले मैंने बताया था कि जो वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच का जो राइवल्स होता है, दोनों एक दूसरे को अपना क्या समझते हैं, दुश्मन समझते हैं। क्यों? क्योंकि वर्कर्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि मैनेजमेंट केवल हम पे काम मतलब ज़्यादा दे रहा है और उस हिसाब से पैसे नहीं दे रहे हैं, और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ये देखता है कि ये सोचता है मतलब कि जो वर्कर्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, केवल निठल्ले बैठे रहते हैं, टाइम काटते रहते हैं। तो ये जो थिंकिंग है, इसी थिंकिंग को दूर करने के लिए मेंटल रिवोल्यूशन ज़रूरी है। क्योंकि अगर दोनों एक दूसरे को अपना राइवल समझेंगे तो इससे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को घाटा हो सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे का राइवल के रूप में देखेंगे, कोऑपरेशन नहीं रहेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा दोनों के बीच में, तो कोई किसी का बात मानेगा नहीं उतना, सब अपने अपने मन के करेंगे। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए और काम को इफ़िशियंटली करने के लिए मेंटल रिवोल्यूशन ज़रूरी है। जब दोनों एक दूसरे को समझेंगे, दोनों एक दूसरे को अपना समझ के काम करेंगे, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। तो ये कौन कर सकता है? ये मैनेजमेंट ही कर सकता है। मैनेजमेंट वर्कर्स के साथ में मिल कर के काम करवाए, उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, उनसे बात करें, उनको जो भी दिक्कतें हैं उनको हैंडल करें। ठीक है, और उनको अगर जो एफिशिएंट काम करने वाले हैं उनको बढ़ा के पैसे दें, ताकि वो और अच्छे से काम कर सकें। सब चीज़ होता है पैसा ही। ठीक है, तो पैसा सबकी नीड है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। तो पैसा अगर सही से मिलेगा नहीं तो कोई काम में मन तो लगाएगा नहीं, जाहिर सी बात है। इसलिए जिसको जो चाहिए वो देना होगा, तभी जा कर के कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। इसलिए मेंटल रिवोल्यूशन ज़रूरी है। तो ये आपका FW टेलर का टेक्निक्स जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।